वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हिंदी की कक्षा में मैं एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उषा, जिसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है और जो आपके आरोप पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से लिया गया है। तो मैंने आपको जून क्लास में जैसे कि इसके कवि का परिचय पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया था, तो अब मैं कवि परिचय को बहुत ही संक्षेप में बता देती हूँ कि ये इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में हुई थी। नई तर्ज के ये कवि हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इन्होंने यथार्थ का चित्रण किया है और इनके जो काव्य में साहित्य, चित्रकला, संगीत एक तरफ देखने को मिलता है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की अभिव्यक्ति आपको दिखाई देती है। तो जैसा कि इनके जीवन परिचय को आप पहले भी पढ़ चुके हो, इससे पहले आपने इनकी जीवनी पूरी पढ़ी है इससे पहले की कक्षाओं में, तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार वांछित नहीं है। मैं उषा का अर्थ भी आपको जून कक्षाओं में बता चुकी हूँ कि एक संधि काल, जबकि रात्रि समाप्त हो रही होती है और हल्का हल्का सा उजाला यानी सूर्य उदित हो रहे होते हैं, तो उस समय का जो ये दृश्य है इसको उषा काल कहते हैं और ये जो संधि काल है इसका ही वर्णन इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कविता का प्रतिपाद्य आपको बताती हूँ। कवि उषा कविता में जो पल पल परिवर्तित हो रही है प्रकृति, उसका एक शब्द चित्र उकेरता है। यानी देखो, मैंने बताया था कि कोई रिमोट नहीं है बेटे कि जो रात्रि के बाद एकदम से चैनल बदल गया और एकदम अंधेरे के बाद में एकदम से सूर्य का प्रकाश हो गया। धीमे धीमे अंधेरा हल्का पड़ता है, डार्क अंधेरा एकदम धीमे धीमे किस तरह से हल्का पड़ता है और किस तरह से सूर्य अपने मध्यम प्रकाश के साथ धीरे धीरे उस अंधेरे पर छाता जाता है और फाइनली एक लालिमा, एक जो सुंदर सा एक भोर का जो वातावरण है उसको ही इस कविता में वर्णित किया है कवि ने। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बहुत सारे जो प्राचीन उपमान हैं, जैसे एक सिल शब्द है। मैंने बताया था कि सिल एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको पहले ज़माने में मसाला वगैरह पीसने के लिए या चीज़ों की पिसाई करने के लिए घर में रखा जाता था। उसको शेप्ड कर लेते थे थोड़ा सा ट्रायंगल सा ऊपर से, और एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का जिसको बटना बोलते थे, उससे इस चीज़ को पीसा जाता था। आज आप लोग किचन कहते हो, मॉड्यूलर किचन वगैरह होते हैं, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रही हूँ ये कविता है, उस समय रसोई को चौका शब्द कहा जाता था, रसोई या चौका। और वो चौका का क्या विशेषता थी कि वहाँ खाना बनता था और वो कच्चा होता था, सीमेंटेड नहीं होता था, मिट्टी का ही होता था। और खाना वाना बनाने के बाद उसको मिट्टी से या राख से ही लीप दिया करते थे। लीप जैसे लीपना यानी जैसे पोछा लगाना, आजकल फिनाइल के पोछे लगा देते हैं लोग, उस समय क्या करते थे, मिट्टी की ही रसोइयाँ होती थी, चौके होते थे और मिट्टी के साथ ही ये लोग, माटी वाली में भी आपने पढ़ा है कि घर के चौके चूल्हे को लीपने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, राख का किया जाता था। तो यहाँ इन उपमानों से कवि ने सुबह के समय का वर्णन किया है। वहाँ आपको एक सिल दिखाई देगी और राख से लिपा हुआ चौका यानी रसोई दिखाई देगी। इसके अलावा स्लेट बच्चों ने देखी होगी, जो छोटे छोटे बच्चे चौक से जिसके ऊपर लिखा करते हैं, सब ने देखा है कि चौक सफ़ेद होती है और स्लेट काली। तो जब काले रंग की स्लेट के ऊपर कुछ रंग बिरंगे शब्द लिखे जाते हैं कलर्ड चौक से या कभी कभी सफ़ेद चौक से भी, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि स्लेट की जो कालिक है इस पर चौक से कौन रंग मिल रहे हैं, कुछ अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। ऐसे बच्चे जो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये कवि की कल्पना है, उसको लगता है कि नन्हे नन्हे अदृश्य सैकड़ों हाथ हैं जो इस स्लेट के ऊपर
कुछ लाल रंग से, लाल रंग की गिट्टी से, मिट्टी से कुछ लिख रहे हैं। तो इन्होंने नए नए बिंब, नए नए उपमान और नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, जो कि नए कवि की विशेषता है। हमने एक बार पहले भी बताया था कि जो पुराना कवि था वो बिंब और उपमान पुराने ही यूज़ किया करता था। जैसे अगर किसी की सुंदरता की तारीफ़ करनी है, किसी का वर्णन करना है, तो उसके लिए गुलाब, कलियाँ, चाँद, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। पर आजकल का जो कवि है वो कहता है कि नायिका का चेहरा जो है इतना खूबसूरत है, इतना प्रफुल्लित होता है देखकर उसको नायक, कि जैसे कोई भूखा बच्चा एक गोल गोल रोटी को देख करके खुश होता है। तो ये यथार्थ है, हमारे समाज की असलियत है कि यहाँ भूख है, त्रास है और खुशी। एक भूखे को रोटी देख के जो खुशी होती है, तो कवि यही कहता है कि एक नायक को नायिका का गोल गोल चेहरा देखकर ऐसी खुशी होती है जैसे किसी भूखे को रोटी देखकर हो रही हो। तो ये नए प्रतीक हैं, नए उपमान हैं। इसी तरह से सिल, स्लेट, बत्ती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सार बता देती हूँ। इन्होंने सूर्योदय से पहले आकाश का जो रंग है वो कैसा होता है? गहरे नीले रंग का होता है, जब तक सूर्य नहीं निकला होता है। और वो कैसा दिखता है? सफ़ेद शंख की तरह दिखाई देता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो उसका ऑरा होता है बना हुआ, वो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद जैसे शंख होता है उसकी तरह से लगता है इनको। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने, किसी औरत ने राख से उस रसोई को, चौके को लीप दिया हो। राख आप जानते हो किस रंग की होती है? तो आसमान को देखकर कवि को राख से लिपा हुआ चौका यानी रसोई याद आती है। अब क्या होता है कि सूर्य उठ रहा है ऊपर धीरे धीरे और उसकी लालिमा धीरे धीरे आकाश में फैल रही है। तो उसको कैसा लगता है? जैसे कोई काले रंग की सिल है पत्थर की, उसको किसी ने साफ पानी से धो दिया हो और फिर उस पर लाल खड़िया या मिट्टी उसको मल दिया हो। तो नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में कोई गोरी सी युवती, उसका शरीर एकदम झिलमिला रहा है। एकदम सूर्योदय होते ही उषा का ये जो जादू जैसा प्रभाव है वो अपने आप से समाप्त हो जाता है। मैंने बताया था कि जब सूर्य उदित हो जाते हैं तब क्या होता है? तब तो रोशनी सारे में फैली जाती है और फिर ये जो मैंने बताया था कि ये झुरमुट वाला ये जो सुंदर दृश्य है ये अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि फिर तो सब कुछ उजला हो जाता है, फिर तो अंधेरा रहता ही नहीं है। सूर्य की किरणें सारे अंधकार का नाश कर देती हैं। लेकिन जिस समय अंधेरा भी अपने साम्राज्य के साथ है और धीरे धीरे सूर्य उसको उग करके परास्त कर रहा है, तो उस समय का ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब आप लाइनें देखें। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, ब्रैकेट में लिखा है नीचे अभी गीला पड़ा है? तो वो बहुत ज़्यादा अभी सूखा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब चीज़ गीली होती है तो उसके रंग थोड़े से गीले गीले निखरे हुए लगते हैं और सूखने के बाद वो रंग थोड़े धूमिल पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे मैंने बताया था अभी कि सुबह के उसी समय में उषा काल में आसमान बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नीले रंग का कोई शंख हो। भोर का नभ, भोर माने सुबह, नभ माने आकाश। किसकी बात कर रहे हैं ये? सुबह के आकाश की, हर समय के आकाश की बात नहीं कर रहे हैं, ये मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस समय आकाश कैसा लग रहा था? जैसे कि नीले रंग का कोई शंख हो। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और उसको देख के कवि को ये कल्पना होती है कि मान लीजिए ये आसमान कैसा है? एक मिट्टी से, राख से लिपे हुए चौके की तरह, जैसे किसी ने एक कच्ची रसोई को राख से लीप दिया हो। तब भी वो ग्रे सा कलर बन जाता है। बेटे जानते हो राख ऐश जो होती है ग्रे कलर की होती है, और ग्रे कलर की राख से किसी चीज़ को पोत दोगे तो उसका जो रंग है वो उसी समय आसमान जैसा ही हो जाएगा जिस समय के आसमान की वो बात कर रहा है। और वेट है, गीला पड़ा हुआ है, ताकि उसके रंग गीले गीले मालूम दे रहे हैं। तो इन लाइनों में कल्पना की बाहुल्यता है, शब्द अर्थ कोई बहुत ज़्यादा इसके
कठिन नहीं है, पर हाँ भाव प्रबलता है और इसमें प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है और शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सहज और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। जो ग्रामीण परिवेश है वो सजीव हो उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि ये गाँव में ही कच्चे घर होते हैं, वहीं पर ये सिल है और ये चौके का लिपना है, ये सब ग्रामीण परिवेश में होता है और नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप पहले इसको लाइनों को पढ़िएगा और उसके बाद में मैं इसके आगे के वर्णन को आपको करवाऊँगी।